उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिर तक लागू हो सकती है यूसीसी कानून, नियमावली और प्रशिक्षण में लग रहा वक्त। वेबसाइट और पोर्टल बनाने का 70% काम पूरा। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई चिट्ठी। पहले 30 मई तक सभी वीआईपी दर्शन पर लगाया गया प्रतिबंध। देहरादून में विवेचना के बहाने चौकी इंचार्ज ने पीड़िता से कई बार किया दुष्कर्म। निलंबन के बाद जांच शुरू। रायपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार चौकी में तैनात है आरोपी चौकी इंचार्ज। नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में धधक रहे जंगल। ऋषिकेश में गोहरिया फॉरेस्ट रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। नैनीताल में अचानक हुई ओलावृष्टि से लोगों को मिली राहत। मौसम में अचानक बदलाव के साथ गिरे ओले। रुद्रपुर में नौतपा से आमजन का जीना मुहाल। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 42 के पार। तराई में प्रचंड गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। देहरादून से अहम खबर। चारधाम यात्रा पर अभी वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव ने 10 जून तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि सीएम ने वीवीआईपी दर्शन पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए थे और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव ने 10 जून तक के लिए वीवीआईपी सीएम धामी ने समीक्षा बैठक कर निर्देश जारी किए थे और वीवीआईपी को जारी रखने के आदेश दिए गए थे। तो राधा रतूड़ी मुख्य सचिव ने राज्यों के मुख्य अधिकारी चारधाम यात्रा को लेकर वीवीआईपी जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, फिलहाल 10 जून तक के लिए ये रोक, यानी कि वीवीआईपी अब दर्शन नहीं कर सकेंगे। 10 जून तक के लिए ये रोक लगाई गई है। उधर रामनगर रेंज के अंतर्गत ग्राम कोबरा क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम कालू सिद्ध नई बस्ती निवासी रमेश चंद्र ने बताया कि उसकी 52 वर्षीय भाभी प्रभा देवी गाँव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ आज सुबह घास काटने गई थी और इसी बीच गुलदार ने उनकी भाभी पर हमला बोला और गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ में मौजूद महिलाओं ने जब शोर मचाया तो गुलदार प्रभा देवी को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया और इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन और अन्य ग्रामीणों की मदद से घायल प्रभा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गुलदार के आतंक को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की और घटना के बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गश्त शुरू कर दी है और अकेले जंगल में न जाने की हिदायत भी दी। भाभी है प्रभा देवी, उनको सुबह बाघ ने 7:45 पे पकड़ा और जबड़े और उस पे गाल पे और साइड बाईं साइड पे पंजा मार दिया। काफ़ी बड़े घाव पड़े हैं। सरकारी अस्पताल में आ रखे हैं, इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट वाले अभी आए हैं 9:05 पे। क्या करने गई थी आपकी भाभी घास काटने गई थी, हमारी घास काट रही थी सुबह सुबह और भी थे उनके साथ, लेकिन हमला तो एक पे ही हुआ, बाकी तो भाग गए सारे। अपर कोसी हमला ये हुआ है कि सर 7:45 पे कुछ महिलाएं ये गोबरा नई बस्ती की घास काटने गई थी। वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि माता गुलदार ने इन पे हमला किया है। जैसे कि हमको लगभग 8 बजे सूचना मिली है, हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जाके देखा है हमने, काफी वहाँ एरिया भी झाड़ जंगाल वाला है। लोग बागों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि साफ सफाई का कुछ ध्यान दिया जाए और बच्चों को अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ संभावना अधिकतर, इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है।
नगर निगम देहरादून में सफाई कर्मचारियों को दिए गए वेतन घोटाले को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें बनाई गई सफाई समितियों से अब वसूली की जानी है, जिसकी रकम कथित 50 करोड़ रुपए से अधिक की आकी गई है। और इसको लेकर नगर निगम देहरादून आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से आख्या मांगी गई है और साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया उन सब की रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा इसमें रिकवरी की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, तो अभी चूंकि हम ये एक बारीक काम है, अकाउंटेंसी का काम है और इसमें हमारे अकाउंटेंट लगे हुए हैं, उनका पूर्ण विवरण हम निकालेंगे। क्योंकि जब रिकवरी की जाती है तो एक लीगल प्रोसेस होती है और उसमें एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, तो इसलिए उसमें पूरा हिसाब निकाला जाएगा कि कितना कितना पैसा कब कब दिया गया है। इसमें यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि पहले 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, जिसको बाद में बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। तो इसके लिए जो राशि है वो पूरी कैलकुलेट करने के बाद ही बता पाना संभव। रुक करते हैं अगली खबर का। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना और किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया। किसानों की समस्याओं और सीटू के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल और कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। सरकारें ग्रामीणों के हक हकूक छीनने का काम कर रही हैं। और इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद्र नौटियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ और इसी दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हक हकूकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी से रियासत के अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। 30 मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम कई संगठन है, ये इसको हम मनाते हैं। तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टेहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको ज़बरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। के पॉपुलर कंपाउंड स्थित फड़ व्यवसायी रीना कश्यप के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। मामले में रीना कश्यप का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग नहीं लग सकती, क्योंकि उनके गोदाम में लाइट नहीं है और उनके गोदाम में अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई। रीना कश्यप ने बताया कि गोदाम में 50,000 की छतरियों सहित लेडीज शॉल और अन्य सामान भी था और दोपहर बाद पंत पार्क में दुकान में भी पड़ोसियों द्वारा उन्हें गोदाम में आग लगने की सूचना दी गई थी और जब उन्होंने गोदाम में जाकर देखा तो सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। दरवाजा तो तोड़ा ही जाएगा, दरवाजा 8 साल हो गए। सामान भी यहाँ पड़ा रहता था, आता तो मैं और चप्पले यरमा सभी कुछ था उसमें, जो मैं नीचे दुकान लगाती हूँ, चश्मे भी थे उसमें।
अभी तो आए थे, ये तो सब सही था। ये कबाड़ियों का धुआं हुआ यहाँ पे घुटता रहता, मेरा 8 सालों से गोदाम है और कभी कुछ नहीं हुआ है, और आज ये ऐसा हो गया, पता नहीं किसने क्या करा है। लगाई गई है। मैं दुकान पे था और जब लोगों ने बताया तब मैं फोन करके तब मैं भाग के आया हूँ। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कैसे लगी क्या लगी। है करीब 4-5 लाख रुपए का सामान था। इसमें वुलन कैप का सामान था और चश्मे का था, ज्वेलरी थी। खबर लक्सर से है। बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पतालों और बड़े बड़े बोर्ड लगाकर मरीज को गुमराह कर मोटा मुनाफा कमाने वाले चिकित्सालयों में स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार सीएमओ मनीष दत्त के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर के दर्जनों निजी चिकित्सालय पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर के एक चिकित्सालय को सीज करने के साथ ही चिकित्सालयों पर जुर्माना भी लगाया और इसके साथ ही चिकित्सालय में भर्ती हुए मरीजों से भी टीम ने बातचीत की और करीब आधा दर्जन जो चिकित्सालय हैं अनियमितता पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माने के लिए नोटिस थमाया गया। और इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की, बहादुराबाद, लक्सर, हरिद्वार क्षेत्र में छापेमारी कर बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे चिकित्सालय पर कार्रवाई की है। सीएमओ साहब के निर्देशन में कुछ जांचें हमारे पास हैं। एक मेरठ नर्सिंग होम और भी है। बेसिडी में एक हमने क्लिनिक को बंद किया, सीएम पोर्टल पर उसकी शिकायत थी। और अन्य अस्पतालों की और जांचें हैं जो आम जनमानस के द्वारा की जा रही है कि कहीं ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, अनावश्यक भर्ती, अनावश्यक जाँचें। उसके संदर्भित करते हुए सीएम साहब ने एक टीम बना करके भेजा गया कि अचानक उनकी जाँचें कीजिए और निरीक्षण कर आख्या दीजिए, और जो जिसके पास CA का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको भी हम बंद कर रहे हैं तत्काल। हॉस्पिटल है जिनको कार्रवाई की गई, मतलब जुर्माना लगाया। अभी सुल्तानपुर में हम लोगों ने जुर्माना लगाया, रुड़की में टीम ने जुर्माना लगाया और लक्सर में भी अभी 2-3 केस हैं, अभी उन पर जुर्माने की हम लोगों ने उनको नोटिस दिया है। 3 दिन के अंदर वो अपने जवाब देंगे और अन्यथा अपना जुर्माना भरेंगे। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देहरादून में अपना 18वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अनिल कुमार नायक, महासचिव IMA उपस्थित रहे और इस दौरान IMA ने करीब अपने ब्लड डोनर्स को भी सम्मानित किया और कहा, मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार ने नायक ने कहा कि IMA विश्व में सभी डॉक्टर्स का एक बड़ा संगठन है। इसके साथ ही भारत में इसके 780 ब्रांच हैं, जिनमें से 30% ब्रांच ऐसे हैं जो ब्लड बैंक सेवा दे रही है। और इसके साथ ही उन्होंने देहरादून और उत्तराखंड ब्रांच का धन्यवाद किया और कहा कि 17 सालों पूर्व जो उद्देश्य जो था सेवा भाव के साथ ब्रांच खोली गई थी, आज भी बिना किसी लाभ के ये उद्देश्य के साथ जन सेवा कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये डॉक्टरों का सबसे बड़ा एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। हमारे यहाँ 3.8 लाख मेंबर्स है और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हमारी ब्रांच टोटल 780 ब्रांचेस है। उसमें से मोर देन 30% ब्रांचेस ऐसी ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक वगैरह सेवा के साधनों से काम करती है। मैं लगभग 37 बार रक्तदान कर चुका हूँ और सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उसको बताता हूँ कि कम से कम एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचती है और हमें चाहिए कि हम रक्तदान करते रहें। हमारे उत्तराखंड में ही थैलीसीमिया से पीड़ित इतने बच्चे हैं और अपने बाकी एक्सीडेंट है, ऑपरेशंस हैं कि वो रक्त की जो मांग है वही पूरी नहीं होती है। सर संदेश तो बहुत सिंपल सा है सर, कि मानव जीवन है, बिना रक्त के हमारा चलता नहीं है। डे टू डे में कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए, किसी भी प्रकार की सर्जरी हो जाए, तो सिर्फ ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी हमारे क्या बोलते हैं कहीं मैन मेड नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही दी जा सकती है। आज फाउंडर्स डे और IMA का जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो डोनर हैं उनको फैसिलिटेट किया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। और ये चूँकि रूटीन के साथ जो काम होता है, ब्लड इज़ ए एसेंशियल और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है।
देश भर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का पारा 52 पार चल रहा है और दिल्ली जैसा ही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है, जहां भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। चिंता की बात यह है कि मैदानी राज्य ही नहीं बल्कि हिमालय राज्य में भी प्रचंड गर्मी की चपेट देखने को मिल रही है और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड का हाल है, जहां गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देहरादून में बुधवार को तापमान ने 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल टाइम रिकॉर्ड को छुआ और इस भीषण गर्मी ने पर्यावरण के प्रति लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विकास के नाम पर हुए अंधाधुंध पेड़ कटान की वजह से लोगों को छाया के लिए पेड़ तक नहीं मिल पा रहे और इस बीच देहरादून के नालापानी स्थित खलंगा में हजारों पेड़ों का कटान किया गया। खलंगा वन क्षेत्र में सौंग परियोजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए साल के पेड़ों को काटने की तैयारी है और इसके लिए कई हजार पेड़ों को जाना है और फिलहाल चिन्हित किया गया है और सरकार के इस फैसले का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। पर्यावरणविदों ने भी पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बढ़ते तापमान पर चिंता जाहिर की है और साथ ही पहाड़ों में वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं जो हैं पेड़ों के कटान को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि हिमालय राज्य उत्तराखंड भी लू की चपेट में है। प्रदेश भर में हीट वेव जैसे हालात हो रखे हैं। आगे भी तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। राज्य के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। देहरादून में बुधवार को तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। दून का ऑल टाइम रिकॉर्ड तापमान 30 मई 2012 को 43.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को पंतनगर में तापमान 42, टिहरी में 31.6 और मुक्तेश्वर में 29.5 डिग्री रहा। इतना बढ़ गया है, बिल्कुल दिल्ली जैसा हो गया है, इतना टेम्परेचर हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे ही टेम्परेचर 40 पे हुआ और बारिश हो जाती थी, अब बारिश वगैरह का नाम ही नहीं है। शहर में गाड़ियों का आवागमन, पेड़ कटान, पेड़ तो ये इतने कट गए हैं, इतना कट गया है कि पेड़ की वजह से ही गर्मी हो गई है। ये इतने फ्लैट बन गए हैं, टावर हो गए हैं, उस वजह से ये गर्मी बढ़ी है। 1.5 घंटे से एक लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एम्बुलेंस को बहुत ज़्यादा कॉल कर लिया है, उठाने के लिए तैयार नहीं थे पहले। उसके बाद जब उठाया तो कह रहे डीएवी के सामने आओ, हम लोग नीचे गाड़ी लेकर के नहीं आएंगे। हमने बोला भी कि हम डीएम सर को कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं डरते। आते हुए हमने बोला कि जल्दी ले जाइए, तबीयत ज़्यादा खराब है। एक तो वो भर भी रखी थी और जब वहाँ से एक गाड़ी आ सकती है तो दूसरी भी आ सकती है। उन्होंने कहा हम नहीं डरते, चलिए जाओ। उनसे कहना चाहूँगी कि एक आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एजेंसी पे एक एम्बुलेंस रखी जाए और वहाँ पे से जब भी जितनी जल्दी कॉल हो सके, जितनी जल्दी आ सके वो लोग आए। क्या करेंगे सर आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है मैदान विशेष। देखिए हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है और जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहाँ पे ले जाएं और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए। रुड़की में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 और 31 मई को प्रदेश में भीषण गर्मी, वहीं इस भीषण गर्मी की वजह से प्रदेश भर में बिजली पानी की भारी कटौती देखने को मिल रही है। बिजली पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जलाशय सूखते नजर आ रहे हैं और इसी बीच राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। हरीश रावत ने बिजली पानी की कटौती के खिलाफ मौन उपवास रखा है। वहीं भीषण गर्मी के बीच खबर ये भी आ रही है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए देहरादून में हजारों साल के पेड़ों को काटने की तैयारी है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास के साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण की अनदेखी पूरी मानव जाति है और इसीलिए विनाश का कारण बनेगी। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सन इमरजेंसी को लगाया गया और जिसके कारण स्कूलें बंद हो गई हैं,
छुट्टियां हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा इस बार टेम्परेचर बढ़ा है, चाहे हिमालयन राज्य हो या चाहे मैदानी क्षेत्र हो, और हिमालयी राज्यों का टेम्परेचर भी 30 से 34 डिग्री तक जा रहा है। दूसरा, अगर शहरों की बात करें तो शहरों का जो टेम्परेचर है वो 40 पार हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार जो अनियंत्रित फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हुई है, वनाग्नि हुई है, और इसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ा है हिमालय का, उसका इफेक्ट पूरे शहरों की तरफ देखा जा रहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से अंधाधुंध विकास हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि तापमान में वृद्धि हो रही है। एक साधारण सी बात ये है कि, और ये समझने वाली बात है कि हम अगर अभी इस समय आप और हमें जब बात कर रहे हैं तो हम एक पेड़ की छांव में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं तो तपती धूप हमें जो है 2 मिनट भी खड़े रहने नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात है कि प्रकृति ने हमेशा हमें इंडिकेट किया है। केदारनाथ की घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन थी, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के सापेक्ष हम पर्यावरणीय बिंदुओं को नकार रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। देहरादून में जिस तरीके से तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, और आज का ही अखबार की खबर है कि 43 डिग्री कल बुधवार का जो बीते रोज़ का तापमान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 43 डिग्री का तापमान अभी है जब मई का महीना है और अभी जून आना बाकी है। मेरा ये मौन व्रत जो विद्युत कटौती से, अघोषित विद्युत कटौती से पीड़ित है, और साथ साथ विद्युत विभाग द्वारा जो लूट की जा रही है, जिस तरीके से मनमाने रेट बढ़ा दिए गए हैं और कई तरीके से उपभोक्ता से वसूली की जा रही है, उससे जो लोग भी त्रस्त हैं उन सब त्रस्त लोगों को मेरा ये मौन उपवास समर्पित है। और इस घोषणा के साथ यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है तो 12 जून को नहीं, चिंता की बात सारी है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा? पर्यावरण और विकास साथ साथ होगा ना, आवश्यकता के अनुसार सब चीजें होंगी। जान है तो जहान है। पर्यावरण का संतुलन नए वृक्ष लगा के हो रहा है ना, वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता की बरसी पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर सब लोग वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। कुल मिलाकर धरती पर बढ़ता तापमान बेहद चिंता की बात है। विकास के साथ ही पर्यावरण का संतुलन भी जरूरी है, और इस भीषण गर्मी ने पूरी मानव जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम धरती को रहने के लायक रखेंगे या नहीं? क्या उत्तराखंड का 43 और दिल्ली का 52 डिग्री तापमान होने के बाद भी सरकार पर्यावरण की गंभीरता नहीं समझेगी? क्या ये विकास विनाश का कारण तो नहीं बन रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।